दोस्तों लग रहा है कि मामलात अब तय होने जा रहे हैं। अगर मामला तय नहीं पाते तो फिर एक बहुत बड़ा तूफान, एक सुनामी जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पाकिस्तान को तजवीज पेश कर दी है और अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों लग रहा है कि मामलात अब तय होने जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने आज कोई बयान नहीं दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर कोई पैगाम नहीं दागा गया। हर तरफ आपको खामोशी नजर आएगी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। अगर मामला तय नहीं पाते तो फिर एक बहुत बड़ा तूफान, एक सुनामी जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। शायद इसी तूफान की आमद का अंदेशा है जो ईरान ने भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिए हैं कि वो मुज़ाकरात और एक लचक दिखाई है कि बैठकर बात हम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी, उनकी एक स्टेटमेंट और वो ये कहते हैं कि ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पाकिस्तान को तजवीज़ पेश कर दी है और अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। हम मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। तेहरान में तैनात सफ़ीरों और गैर मुल्की सफारती मिशंस के सरबराहान के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने पाकिस्तान को बतौर सालिस अमन मंसूबा पेश कर दिया। अल जज़ीरा की दोस्तों इस हवाले से एक रिपोर्ट भी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि ईरान हमेशा मसाइल के हल के लिए मफाद पर मबनी सफारतकारी पर यकीन रखता आया और इस हवाले से अपना किरदार अदा करता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है, वो सफारतकारी और महाजराई में से किसी एक का इंतखाब करे। ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ईरान ये चाहता है और दोस्तों इसे आपने ईरान की कमज़ोरी बिल्कुल नहीं समझना। अगर आपको याद हो जब ओमान में ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने ईरान को धोखा दिया और हमला कर दिया। ईरान कभी भी ये जंग नहीं चाहता था। ईरान ने पहले दिन से ही कहा था कि अगर आप जंग का आगाज़ करेंगे तो हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे और ये जवाब सिर्फ अमेरिका को या इसराइल को नहीं दिया जाएगा बल्कि हर उस सरजमीन को जवाब दिया जाएगा जहां से ईरान के खिलाफ जारियत की जाएगी। और फिर ईरान ने सब कुछ किया। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी इनकी 18 की बेसिस थी, अब CNN की एक रिपोर्ट भी आ गई, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और CNN ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया कि अब ये तमाम बेसिस कभी भी ज़ेर इस्तेमाल नहीं आ सकती और इतनी तबाही हुई है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट और जो रेडार सिस्टम था इसे ख़त्म कर दिया गया और अब इसे नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। सब कुछ ईरान ने यानी 18 बेसिस जो हैं वो अमेरिका की तबाह कर दी। तो इस तनाजुर में आपने याद रखना है कि ईरान कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ईरान कमज़ोर होता तो आज ईरान के अंदर अमेरिकन मरीन्स गश्त कर रहे होते और इराक की तरह एक ऐसी डमी हुकूमत हमें ईरान के अंदर भी नजर आती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इस बात की निशानदेही है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग को मुसल्लत किया गया तो फिर इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। एक ऐसा मुल्क जो 47 साल से तैयारी कर रहा है वो जंग क्यों चाहेगा? हाँ, दिफा के लिए हर हद तक ईरान गया और शहादतों के बावजूद क़यादत ख़त्म कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो सिस्टम था वही क़यादत था जो ईरान को लीड कर रहा है। और फिर आपको ये खबर दें कि अमन और मुज़ाकरात की बातों के साथ ताबड़तोड़ बयान भी इस वक्त जारी है। ईरानी रहनुमा ताक कर सदर ट्रंप और उनके साथियों पर निशाना लगा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ बंद करके खित्ता अमेरिका से पाक करेंगे और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो बाकिर कालिबाफ ने किया है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इस इलाके में अमेरिका की मुकम्मल छुट्टी, ना कोई फौजी अड्डा, ना कोई एयर बेस और ना ही कोई मिशन, और हर जगह से अमेरिका का मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया जाएगा। दोस्तों अरब मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के अंदर अमेरिका को किस तरह यहाँ से किक आउट किया जाएगा इस पर तफसील से कुछ हकाइक जो हैं वो शेयर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ ने ये कहा कि आपने हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमेरिका से पाक मशरिक़ वुस्ता का तोहफा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान आबने हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते के हमसाया मुल्क भी फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकिर कालिबाफ के मुताबिक ईरानी हिकमत अमली का मकसद खित्ते में बैरूनी ताकतों के असर व रसूख को
कम करना है और इसका मुकम्मल तौर पे खात्मा करना है। अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें, जितनी भी तबाही हुई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। टूरिस्ट अब जाने के लिए तैयार नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों ने दुनिया की दीगर मार्केट्स का रुख करना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते में जो सरमायादार था उसने अपना पैसा पुल आउट करना शुरू कर दिया, और जो करेंसी एक्सचेंज की बात हो रही थी, स्वैप किया जाएगा, यूं ही नहीं, ये तमाम चीज़ें की, ओपेक से उनका एग्जिट हो जाता है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ये जंग अमेरिका की थी, ये जंग मिडिल ईस्ट की नहीं थी। मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया गया कि हम बेसिस को बहाना बनाकर मुसलमानों को मुसलमानों के सामने खड़ा कर देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान करता है ना, इस पूरे पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री को उठाकर देखें, जब से अमेरिका सुपर पावर और पाकिस्तान को इंटरनेशनल इत्तेहादियों की ज़रूरत थी, तो हमने अमेरिका की जंग को अपनी जंग बनाकर इसमें लड़ने की ख्वाहिश का इजहार भी किया और बदले में डॉलर लिए। जब आप किसी दूसरे की जंग को अपना जंग बनाकर वहाँ पर बतौर प्रॉक्सी काम करते हैं, तो नतीजा यही होता है, तबाही हुई। ईरान ने पूरी दुनिया के लिए पैगाम दे दिया है कि ये जंग तुम्हारी नहीं थी, ये जंग अमेरिका और ईरान की थी, और जो भी इस रास्ते में आएगा हम उसके खिलाफ भी इसी किस्म की कार्रवाई करेंगे। अब ये जो काली बाफ कह रहे हैं ना कि मशरिक़ वुस्ता को एक तोहफा दिया जाएगा, देखिए मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी अब लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत ख़तरनाक हैं। दुश्मनी ऑब्वियसली तेल की कीमतें और जिस तरह से कंट्रोल करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट, डॉलर, और हर मुल्क की कैपेसिटी के मुताबिक उसको इजाज़त है कि वो कितना तेल प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अब इस पूरी मशरिक़ वुस्ता की जो बेल्ट है, जितने भी ममालिक, उनको ये अब एहसास हो रहा है कि हमें तो सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि अमेरिका के दोस्त बन जाओ, दिफा भी होगा। ये मुल्क अपना दिफा नहीं कर सका, ये हमारा क्या दिफा करेगा। जितनी इनकी बेसिस थी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है। तो लिहाजा काली बाफ जो बात कर रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता को अमेरिका से पाक करके मशरिक़ वुस्ता को तोहफा दिया जाएगा, तो इसके पीछे तमाम अवामिल कार फरमा है। और फिर से एक डेवलपिंग स्टोरी ये है कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दिया, मुकम्मल तौर पे नंगा कर दिया है। अस्करी, फौजी, दिफाई और इखलाकी हवाले से इसके भरम का पर्दा चाक हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जी एक रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में क्योंकि ये पेड सर्विस है और वॉल स्ट्रीट जर्नल का लोगों के पास एक्सेस नहीं है, तो हमने खुसूसी तौर पे वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को आप तमाम दोस्तों के लिए तैयार किया। ये क्या कह रही है रिपोर्ट, इसमें जो हकाइक दुनिया के साथ शेयर किए गए। ईरान जंग ने चीन, रूस और शिमाली कोरिया को अमेरिका की फौजी ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका दे दिया। ईरान के साथ जंग ने चीन, रूस और शिमाली कोरिया, जो अमेरिका के बड़े सिक्योरिटी हरीफ समझे जाते हैं, को एक नायाब मौका फराहम किया कि वो अमेरिकी फौजी सलाहियतों और इसकी कमजोरियों का करीब से जायजा ले सकें। इन ममालिक ने पहली बार मैदानी जंग में अमेरिका के कुछ जदीद हथियार देखे, जिनमें मसनूई जहानत की मदद से किए जाने वाले इंतहाई तेज और दुस्त फ़ज़ाई हमले भी शामिल हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि अमेरिका के अहम हथियार कितनी तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं, ख़ासतौर पर तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइल, पेट्रियट दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स। इन ममालिक ने यह भी मुशाहिदा किया कि ईरान की कम लागत ड्रोन्स किस तरह खलीजी ममालिक में अमेरिका के मजबूत इत्तेहादियों के लिए खतरा बन सकते हैं, जो मुस्तकबिल में चीन के लिए ताइवान के मामले में फ़ायदेमंद साबित हो भी सकता है। जब अमेरिकी फ़ौज के पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल पार ने से जब ये पूछा गया कि चीन इस जंग से क्या सीख रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि वो कम लागत और छोटे हथियारों की ताकत देख रहे हैं। वैसे ईरान के कुछ फौजी हथियार चीनी टेक्नोलॉजी पर मबनी है, यानी चीनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, या इन चीनी पुर्जे जो चीन से इंपोर्ट किए गए इसमें आपको नजर आएंगे। इसी वजह से बीजिंग इस जंग के डेटा तक रसाई हासिल करने में दिलचस्पी रखता है, खास तौर पर यह समझने में कि ईरान ने खलीजी खिते में अमेरिकी फौजी अड्डों को कैसे निशाना बनाया। रूस के लिए भी ये जंग अहम मालूमात फराहम कर रही है, खास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो ईरान और रूस दोनों इस्तेमाल करते हैं। आपने याद रखना है, ईरान की जंग आज हो रही है, 2 माह पहले शुरू हुई, और जिसका नतीजा अमेरिका के हक में नहीं निकला, बल्कि दुनिया को ये जंग एक लेबॉरेटरी का काम कर रही है। डेटा शेयर किया जाएगा इन चिप्स का, जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर अपना किरदार अदा किया और दुश्मन के अहदाफ को कामयाबी से जो है वो हिट किया। तो ये सारा डेटा इनके साथ शेयर किया जाएगा। और फिर आने वाले कल के अंदर आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई ना, तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि चाइना को समझने का मौका मिल रहा है। उनके मिसाइल थे, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, लेकिन इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान। और चाइना और भारत के कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इनके दरमियान भी जो बॉर्डर
کے اوپر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, ایک جنگ بھی لڑ چکے ہیں. تو اس تناظر میں چائنا نے امریکہ بھارت کی کیا صلاحیت ہے اسے پرکھا. اگر پاکستان اپنے جہازوں کے ذریعے رافیل طیاروں کو گرا سکتا ہے تو یہ ویسٹ کو بھی ایک پیغام تھا, اور چائنیز ٹیکنالوجی ویسٹ کی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کو حاوی نظر آتی ہے. تو دوستو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ ہے جس میں ایک مشاہدہ کیا گیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے شیئر کیا کہ یہ ایک مشاہدہ گاہ ہے جہاں پر ایران کی ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی دونوں کی ایملگمیشن سے پتہ یہ لگایا گیا کہ ہم اپنے دشمن کو, امریکہ کو, کس طرح اور کہاں اور کس انداز میں بہت کم لاگت والے ہتھیاروں سے صفر کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکنز مکمل طور پہ ایکسپوز ہو رہے تھے. تو وہاں بھی کسی جنرل نے ان کو سمجھایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا, یہ امریکہ ایک جنگ تو ہارے گا, لیکن ہماری تیاری ایسی نہیں ہے, ہم 5 دن کی جنگ تو کر سکتے تھے, اور جو کچھ تم نے کروا لیا یہ دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو تم نے پلیٹ میں رکھ کر دیا. دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, اور یہ طاقت کے ایوانوں میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے, اور طاقت کے ایوانوں میں ہلچل اس وقت نظر آ رہی ہے, اور طاقت کے ایوانوں کے اوپر اس وقت قبضہ ہے پیٹ ہیگسیت کا. خبر کے مطابق امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کے بارے میں آپ کو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک مذہبی جنونی شخص ہے جو مذہب کے نام پر جنگ لڑنے کا خواہش مند ہے. اس کے جنگی ارادے اور جنون کو امریکی میڈیا بھی مکمل طور پہ ایکسپوز کر رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ بھی ایک پیڈ سروس ہے, obviously اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ رپورٹ ہم نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امریکہ میں ان کے اخبارات کیا انکشافات کر رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں صاف صاف لکھا کہ جنگی ذہنیت کے مالک تعصب زدہ پیٹ ہیگسیت نے پینٹاگون پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا, بلکہ مکمل کنٹرول سخت کر لیا ہے. وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد ہیں اور اپنی پوزیشن کو محفوظ سمجھتے ہیں. حالانکہ اپنے عہدے کے ابتدائی دور میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا, بہت ساری کنفرنٹیشن تھی, لیکن اس بات کا انکشاف معاملے سے واقف افراد نے کیا. پیٹ ہیگسیت پینٹاگون میں اپنے ناپسندیدہ اور اصولی موقف رکھنے والے کئی جنرلز کو فارغ کر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ 18 کے قریب جنرلز کو فارغ کیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی سٹاف ہے جن کو فارغ کر دیا گیا. واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ اپنی اچانک برطرفی کچھ دن پہلے بحریہ کے سیکرٹری جان فیلن کو کئی شکایات تھی. وہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی دوست اور انتخابی مہم کے بڑے معاون بھی تھے, کانگریس کے ارکان سے ملے اور شکایت کی کہ ہیگسیت اور نائب وزیر دفاع اسٹیو فینبرگ پینٹاگون کے اختیارات پر قبضہ جما رہے ہیں. فیلن نے جو رپورٹ کیا کہ پیٹ ہیگسیت اور فینبرگ نے آبدوزوں اور جہاز سازی کے فیصلوں پر سخت کنٹرول قائم کر لیا ہے, جسے بحریہ کا اختیار تقریباً ختم ہو گیا. یہ شکایت جلد ہی پیٹ ہیگسیت تک پہنچ جاتی ہے, جس کے بعد پیٹ ہیگسیت نے فینبرگ کے ساتھ مل کر فیلن کو ہٹانے کا کیس تیار کیا. صدر ٹرمپ نے اس فیصلے سے اتفاق کیا اور 22 اپریل کو فیلن کو فوری طور پر اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. ایک ذریعے کے مطابق صرف 3 منٹ کے اندر ان کی بات اوپر تک پہنچ گئی اور فیصلہ ہو گیا, اور اب بہت ہو چکا ہے یہ کہنا تھا, اور پھر ان کو ان کی کرسی سے ہٹا دیا جاتا ہے. دوستو کتنی حیرت کی بات ہے کہ صدر ٹرمپ اب تک 3 وزراء کو ہٹا چکے ہیں, جن میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری کرسٹی نوم اٹارنی جنرل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لیبر سیکریٹری. یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو ہٹایا گیا, لیکن پیٹ ہیگسیت کی پوزیشن مضبوط ہے, انہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا. اور دوستو پیٹ ہیگسیت کے بارے میں نا ایک عام امپریشن یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے ساتھیوں سے اکثر لڑتا رہتا ہے. سوشل میڈیا پر یہ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا. پھر یہ چیف آف سٹاف سوزی وائلز بھی بعض اوقات ان سے ناراض رہی ہیں اور ان کے بارے میں یہ باقاعدہ رپورٹ کیا گیا. تو پیٹ ہیگسیت مکمل کنٹرول میں ہے, اور ایسی شخصیات آپ کو صرف امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی نظر آئیں گی. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا وزیر دفاع جو ہے وہ خاموشی سے ٹویٹ کرتا ہے اور پھر ٹویٹ جو ہے اسے ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتا ہے, اور اس کے اوپر پنڈورا باکس کھول دیا, اور جو یہ وزیر دفاع ہے یہ جرنیلوں کو فارغ کر رہا ہے. تو یہ آپ کو ذرا فرق نظر آئے گا. دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ اس جنگ میں ایران نے جس بہادری, استقامت اور جرأت کا مظاہرہ کیا وہ دنیا کی تاریخ یاد رکھے گی. ایران کے شہری بھی اس جنگ میں اسی ہمت اور شجاعت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جو ایرانی بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کی ہے. ویڈیو میں یہ چل بھی رہی ہے, آپ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب امریکہ اور اسرائیل بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر بمباری کرتا ہے تو در و دیوار لرز اٹھے. بمباری سے چھت سے ملبہ بھی آپ کو گرتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن کئی ملازمین آخری لمحات تک ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں جانا, جو مرضی ہو جائے. اور ایک شخص آپ کو, ایک دوست ہمارا, ایک محب وطن, ایک سچا مسلمان آپ کو کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ شدید امریکی اور اسرائیلی بمباری کے باوجود
कई बहादुर मुलाजमीन आखिरी लम्हों तक अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से अहम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को 4 अप्रैल को निशाना बनाया गया था। ये कॉम्प्लेक्स मुल्क के बड़े सनती मराकज़ में शामिल होता है, जहां सालाना तकरीबन 72 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल मसनूआत तैयार की जाती हैं। ये तनसीबात माशहर और बंदर इमाम खमीमी के करीबी जो इलाका है वहाँ पर यह वाक़या है, और इलाके के तकरीबन 3 लाख अफराद के रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यहाँ तैयार होने वाली मसनूआत में बुनियादी केमिकल्स हैं, इसके साथ साथ प्लास्टिक है, टेक्सटाइल है, खाद है और तिब्बी सामान भी जो है इसके अंदर शामिल है, और इसे इन्होंने हिट किया था। और फिर आपको ये खबर दे कि चीन ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ इंतहाई अहम बयान दिए। शायद ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दबाव बढ़ाने के लिए। आपको याद रखना चाहिए कि चाइना का डोनाल्ड ट्रंप एक दौरा करने जा रहे हैं, और उससे पहले बताया जाता है कि चाइना आपने हुमस के मामले के ऊपर इसे मेन एजेंडे में भी शामिल करेगा, और चाइना ये चाहेगा कि इसे खोल दिया जाए, क्योंकि 45% जो तजारत है चाइना की वो इस रास्ते से होती है, और ये चाइना की बका के लिए भी एक बहुत बड़ा मामला है। तेल की बाकायदा तजारत ईरान के साथ और फिर दीगर जो चीज़ें हैं वो इसी आबी गुजरगाह से गुजरती हैं। अगर आपने हुर्मुज़ को बंद रखा जाता है तो चीन के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। दोस्तों, ताल्लुकात दोनों ममालिक और अवाम के मफाद में हैं। ट्रंप के दौरा चीन के वक्त आपने हुर्मुज़ बंद हुई तो ये अहम एजेंडा होगा। चीन और अमेरिका के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। उन्होंने ये भी कहा, जो चाइना की साइड से जो स्टेटमेंट आ रही है कि बाहमी एहतराम, पुरअमन, बकाए, बाहमी और ताउन से चीन और अमेरिका के ताल्लुकात हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों पर पाबंदियां लगाने के ऐलान पर सख्त रद्द अमल का इजहार कर दिया। और दोस्तों, जो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 5 चीनी कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। और चीनी वजारत तिजारत ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका की जितनी भी जो कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई गई ये गैर कानूनी है, इसे हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। देखिए, इससे पहले भी कंपनीज के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। पाकिस्तान के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, और अमेरिका की तरफ से लगाई गई। हालांकि हम उनकी सालसी और उनके लिए एक फेस सेविंग ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन हमने अपने लिए कुछ हासिल नहीं किया। ये हमारी खैर पॉलिसी है। और देखना ही होगा कि चाइना के दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम पाबंदियों को उठाते या नहीं उठाते, या फिर ऑब्वियसली इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और ख़बर है जी ऑस्ट्रेलिया से, जहां के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका पर तनकीद की है। इससे पहले अमेरिका पर मिडल ईस्ट से तनकीद हुई, उनके दोस्तों की तरफ से तनकीद हुई, स्पेन ने तनकीद की, फ्रांस ने तनकीद की, स्विट्ज़रलैंड ने तनकीद की, नेटो ने तनकीद की, यूरोप ने तनकीद की, जर्मनी ने तनकीद की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो साथ है, यानी अगर आपने उनकी दोस्ती करनी है तो फिर आपको हर चीज़ उनकी ठीक करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि एक तरह से इनडायरेक्ट ये पाकिस्तान के ऊपर टोंट भी है, और वो टोंट ये है कि हम उनकी सालसी करेंगे, हम उनके बहुत करीब रहेंगे, हम उनकी तारीफ़ें करेंगे, हम उनके नोबेल इनाम के लिए बार बार उनका नाम लेंगे। तो ये जो खुददार कौमें होती हैं ना, जो नेशंस हैं, उनको ये कबूल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ये कबूल है। तो सो मैं आपको ना आखिर में ख़बर ये भी दे दूं, और जो ख़बर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है मामूल के मुताबिक बहाल कर दिए हैं, और इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ा, दुनिया पे पड़ा। और अब ये बाकायदा तौर पे जो फ़ज़ाई जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको कुछ एहतियाती तदाबीर जो जंग के दौरान नाफिज की गई थी, अब इनको उठा लिया गया है, पाबंदियाँ उठा ली गई हैं, और अब फ़ज़ाई ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। और आखिर में एक ख़बर बरतानिया से भी है, और बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सेटलमेंट की दरख्वास्तें जो हैं इसकी एक बड़ी तादाद आपको नज़र आएगी। अब जो खबर आ रही है, बरतानवी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि जून 2025 में ख़त्म होने वाले साल के दौरान 1,63,353 सेटलमेंट ग्रांट्स जारी की गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 18% ज़्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद से सेटलमेंट ग्रांट्स में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, ताहम 2025 की दूसरी तिमाही में इस शरह में मामूली कमी भी नोट की गई है। तो ये नंबर्स जो हैं जी बहुत ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अल्लाह ने के बाद।